नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली थी, जिसे वापस ले लिया गया था। वहीं दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट जारी करने के बाद बड़े नेताओं की नाराजगी के बाद पहली लिस्ट वापस ली गई थी। कैसा रहा पूरा घटनाक्रम, खास रिपोर्ट से समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान में सोमवार को नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। पहले बीजेपी ने सुबह करीब 10 बजे कुल 44 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। इसमें 3 चरणों के उम्मीदवारों का नाम था, लेकिन करीब 2 घंटे बाद ही बीजेपी ने इस सूची को वापस ले लिया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कुछ संशोधन के बाद ये सूची दोबारा जारी की जाएगी। इस घोषणा के करीब 1 घंटे बाद ही बीजेपी ने फिर से संशोधित लिस्ट जारी की। इसमें बीजेपी ने बाकी दोनों चरणों यानी कि दूसरे और तीसरे के लिए घोषित उम्मीदवारों को अमान्य करार देते हुए केवल पहले चरण के 15 नाम पर मुहर लगाई। अब बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जारी की गई। बीजेपी ने कोकरनाग सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने अब तक कुल 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट: पामपोर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपोरा अरशिद भट्ट, शोपियां जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग रफीक वानी, अनंतनाग सैयद वजाहत, श्रीगुफवाड़ा सोफी यूसुफ, शानगुस अनंतनागपुर वीर सराफ, इंदरवल तारिक कीन, किश्तवाड़ शगुन परिहार, पाडेर नागसेन सुनील शर्मा, भदरवाह दलीप सिंह परिहार, डोडा गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम शक्ति राज परिहार, रामबाण राकेश ठाकुर, बनिहाल सलीम भट्ट, कोकरनाग चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में कई दिग्गज बीजेपी नेताओं का नाम नहीं था। 44 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल को टिकट नहीं मिला था। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। उनकी जगह सतीश शर्मा को इस विधानसभा सीट से टिकट मिला था। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला था। रविंद्र रैना के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सूची में अपना नाम नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद बीजेपी ने ये लिस्ट वापस ले ली। वहीं टिकट वितरण को लेकर जम्मू कश्मीर में भाजपा मुख्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की। संशोधित सूची में बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार और एक कश्मीरी पंडित को टिकट दिया है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी का शंगस अनंतनाग पूर्व से कश्मीरी पंडित वीर सराफ को टिकट दिया, जबकि सगुन परिहार को किश्तवाड़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वह इकलौती महिला उम्मीदवार है। किश्तवाड़ से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए शगुन परिहार ने कहा कि मैं पीएम मोदी, जेपी नड्डा और उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि किश्तवाड़ के लोग अपनी इस बेटी को जरूर जीत दिलाएंगे। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। पामपोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी ने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव में बहुत प्रतिस्पर्धा है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ।
पिछले 19 वर्षों में मैंने एनसी में काम किया है। मैंने पूरे समर्पण के साथ काम किया। लोग मेरे बारे में जानते हैं और मैंने अब तक जो काम किया है, मुझे यकीन है कि लोग अच्छा निर्णय लेंगे। जहाँ पर भी मैंने काम किया है, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से और विद फुल डेडिकेशन से काम किया है। आप राजपुरा से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं पामपुर से ताल्लुक रखता हूँ। जो रत्नीपुरा है बहुत ही मशहूर गांव है, तो रत्नीपुरा पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता है इस वक्त, और 2021 जो डिलिमिटेशन हुई उससे पहले पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। बीजेपी की जारी लिस्ट पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल के बीच पार्टी ने चयन प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अपनी पहली सूची में पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची जारी करेगी। हम कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं। विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं, उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मीटिंग में चुनावी रणनीति, मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों पर चर्चा हुई थी। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन करीब 2 घंटे बाद बीजेपी ने इस सूची को वापस कर लिया। इसके बाद बीजेपी की ओर से सिर्फ पहले चरण के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की गलतियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताते हुए कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था। उन्होंने कहा कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उससे कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। राजस्थान में उस समय इस मोर्चे को संभाल रहे थे जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के महत्वपूर्ण सेनापति थे। वो वीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर पर कब्जा करने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जहां दुर्गादास जैसे वीर हो वहां ऐसा कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम योगी ने मथुरा में विरोधियों पर करारा हमला करते हुए कहा था, कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारे जा रहे हैं। उन्हें वहां के हालातों से कोई मतलब नहीं है, बस अपने वोट बैंक से मतलब है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जिस पर वे खड़े हैं, इसलिए मौन है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा, याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव और ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। सीएम योगी कट्टर हिंदू छवि वाले नेता हैं और आए दिन हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बयान देते रहे हैं और शायद इसीलिए बीजेपी भी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में हर चुनाव में जगह भी देती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी का इस तरह का बयान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश के चंदेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत के अंदर रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। आखिर उनके इस बयान पर क्यों हो रही है चर्चा, खास रिपोर्ट से समझते हैं। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। रहीम और रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़कर चले तो सदियों से हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ का खाने और कहीं और की बजाने वाले सावधान हो जाएं, यह नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। हम देश के अंदर सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। जन्माष्टमी के मौके पर एक सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब आप अवैध काम करोगे और कानून को तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेते हैं। मैंने तो जुगल किशोर को साक्षी रखकर शपथ ली थी कि अब जब भी आगे बढ़ेंगे भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार करते हुए बढ़ेंगे। भगवान राम और कृष्ण ने असुरी शक्तियों से सदैव लड़ने की प्रेरणा दी है। यही पाठ उन्होंने हमको सिखाया है। असुर भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर पवित्रता के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। आज मैं चंदेरी के हस्तशिल्प के उस अलग से चंदेरी की साड़ी बनाने वाले कौन सा कैंपस बोलते हैं उसको, हैंडलूम पार्क में गया। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या धूमधाम से मेहनत कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। सूबे के मुखिया के इस बयान को छतरपुर मामले में हो रही राजनीति पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। छतरपुर कोतवाली में पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली की हवेली जमींदोज करने के बाद विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इस घटना के बाद ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस को कार्रवाई के साफ निर्देश दिए थे। कहा था कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी कानून को हाथ में ले यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को एक ज्ञापन सौंपा और बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति की निंदा की है। वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाजी शहजाद अली के घर को गिराए जाने की निंदा की और इसे राज्य प्रायोजित सांप्रदायिकता करार दिया है। साथ ही कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। जन्माष्टमी पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर जिले की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी पहुंचे थे। यहां सबसे पहले उन्होंने बुनकर पार्क में बुनकरों से संवाद किया, उनकी बनाई साड़ियां देखी। उन्होंने खुद भी साड़ी बुनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां रोड शो भी किया। साथ ही लक्ष्मण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सावधान, जो यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता है, यह नहीं चलेगा। इसके बाहर कुछ नहीं है।
हमारे देश के भीतर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद भारत में इसी तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारत के हिंदुओं को आगाह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में अब बात करेंगे बॉलीवुड की फैशन क्वीन कंगना रनौत की, जो एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार भी कंगना अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बता दिया। जाहिर है किसानों पर की गई टिप्पणी पर उनका कोई भी समर्थन नहीं करेगा और शायद इसीलिए बीजेपी ने भी उनके बयान पर किनारा कर लिया है। क्या है पूरा घटनाक्रम, एक खास रिपोर्ट से समझिए। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। विवाद बढ़ता देख अब पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कंगना द्वारा की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताया है और कहा है कि कंगना को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई भी बयान भविष्य में न दें। कंगना के विवादित बयान पर बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने क्या कहा था। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। कंगना रनौत के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस के इस बयान पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एनएसए के तहत एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कंगना ने पंजाब और किसानों को बदनाम किया है, ऐसे में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाना चाहिए। वेरका ने कहा कि आए दिन कंगना पंजाब के नेताओं और किसानों पर सवाल उठाती है, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा।
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो यह सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। बीजेपी की सांसद कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रणावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रणावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रणावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कंगना का ये कोई पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी वो किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें अपनी पार्टी से समर्थन नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कंगना के ये बेबाक बोल बीजेपी के अंकुश के बाद थम पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।